जय श्री राधे। आज का इस सेशन में आपका स्वागत है और ये सेशन बिहार पुलिस के लिए स्पेशल है। जिनका एग्ज़ाम 20 तारीख को है, 23 तारीख को है, 30 तारीख को है, 3 तारीख को है, उनके लिए सेशन स्पेशल है। बिहार पुलिस का जितना भी क्वेश्चन है, हिस्ट्री का है, आधुनिक भारत का है, इसमें इम्पोर्टेंट डाला गया है। एक बार आप रुक कर 5-10 मिनट देख के ज़रूर, अगर जो कोई भी लाइव जुड़ते हैं तो इसको एक बार या 2 बार रुक कर देख कर ज़रूर जाइएगा। 5 मिनट के लिए रुक जाइएगा या 10 मिनट के लिए, और क्वेश्चन को देख लीजिएगा। एनालिसिस जो कर रहे हैं क्वेश्चन को देख लीजिएगा तो क्वेश्चन के लेवल से समझ में आ जाएगा। और मैं गारंटी लेती हूँ कि आज 200 से प्लस क्वेश्चन मैं कराने वाली हूँ। उससे आपका एग्ज़ाम में ज़रूर हर एक एग्ज़ाम, मतलब कि हर एक टॉपिक वाइज टॉपिक में देखने के लिए मिलेगा। जिस दिन एग्ज़ाम रहेगा उस दिन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बिना इस ऐसे समय गवाए हुए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला कह रहा है, और आप लोग इसी प्रकार अगर जो सेशन अच्छा लगा हो, क्वेश्चन लगे कि हाँ आ सकता है, तो इसको शेयर करिएगा ताकि मैं और बेहतरीन तरीके से इसको मैं पढ़ा पाऊँ। अभी मेरा भी कुछ एग्ज़ाम है जिसके कारण मैं ऐसे पढ़ा रही हूँ, फिर इसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए इसका शुरुआत करते पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा प्रस्थान त्रयी का भाग नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो वेद है। और ध्यान रखिएगा कि इसका ना एनालिसिस मतलब ज़्यादा पूरा वर्णन नहीं करेंगे, इसको टिक लगाते चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा समय कम है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर में कि याज्ञवल्क्य एवं गार्गी का दार्शनिक संवाद किस उपनिषद से मिलता है। इसका किस उपनिषद से मिलता है, तो बृहदारण्यक से मिलता है। अगला कह रहा है कि कौन सा वेद गद्य एवं पद दोनों में है। तो यजुर्वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। वेद कितने प्रकार के, चार प्रकार के, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये वेद जो है इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा कि यजुर्वेद जो वेद है वो क्या, यजुर्वेद जो वेद है वो ध्यान दीजिएगा, यजुर्वेद जो वेद है वो गद्य और पद्य दोनों में है। अगला कहता है कि निम्नलिखित में से किसे वेदांत भी कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ वेद, दूसरा आरण्यक, तीसरा ब्राह्मण ग्रंथ और चौथा दिया हुआ उपनिषद। तो किसे वेदांत कहा जाता है, तो उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा वर्ण दीज के अंतर्गत शामिल नहीं था। शूद्र नहीं शामिल था, क्षत्रिय शामिल था, ब्राह्मण शामिल था, वैश्य शामिल था, मगर शूद्र नहीं शामिल था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शूद्र। अगला कह रहा है कि 4 आश्रमों में से वानप्रस्थ आश्रम की आयु व्यवस्था क्या थी। आश्रम जो होती है जीवन का, उसको 4 भागों में बांटा गया था। तो ये पूछ रहा है कि 4 आश्रमों में वानप्रस्थ आश्रम की आयु व्यवस्था क्या थी, तो 50 से 75 वर्ष, 50 से 75 वर्ष। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग वैदिक कालीन, क्या ऋग वैदिक कालीन दशराज युद्ध, क्या दशराज युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था। तो ये किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था, तो ये परूसनी नदी के किनारे लड़ा गया था। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़िए। कह रहा है नरिष्ठा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। नरिष्ठा शब्द है जो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो नरिष्ठा शब्द जो है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो सभा के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते, कह रहा है तिब्बत को आर्यों का मूल स्थान किस विद्वान ने माना था। यानी इनका कहना था कि आर्यों का मूल स्थान कहाँ है, तो तिब्बत है। तो ये किसने बोला थे, तो ये दयानंद सरस्वती ने बताए थे कि तिब्बत का जो मूल स्थान वो कहाँ है, तो सॉरी आर्यों का मूल स्थान है जो कहाँ है, तिब्बत में है। तो ये दयानंद सरस्वती का कथन था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा देवताओं में से पृथ्वी श्रेणी का देवता कौन नहीं है। देवताओं में से पृथ्वी श्रेणी का देवता कौन नहीं है, तो उषा नहीं है। अगला कह रहा है कि महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था। तो महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था, वर्धमान। महावीर स्वामी का बचपन का क्या नाम था, तो वर्धमान नाम था। राहुल गौतम बुद्ध के पुत्र के राहुल नाम था। अब ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भगवान महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, महावीर स्वामी बोल रहे हैं, ना कि गौतम बुद्ध बोल रहे हैं। तो विपुलांचल की पहाड़ी पर ये अपना प्रथम उपदेश दिए थे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जैन तीर्थकार और सूची यानी प्रतीक कौन सा सही है। तो देखिएगा एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर यदि आपको एक याद है तो आपको सब याद रहेगा। जैसे ऋषभदेव का क्या प्रतीक था, तो ऋषभदेव का वृषभ प्रतीक था। क्या चीज़ था, वृषभ। अब ध्यान दीजिएगा, महावीर स्वामी को क्या क्या प्रतीक थे, तो सिंह। पार्श्वनाथ के क्या, सर्प।
और अरिस्टनेमी का शंख है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत जोड़ा हुआ कौन था। महावीर स्वामी ने 5वां व्रत जोड़ दिया था, वो कौन था। तो ब्रह्मचर्य था। कौन था। ब्रह्मचर्य था। अगला कह रहा है भगवान महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य का क्या नाम था। तो जमाली था। कौन था। जमाली। टिक करते हुए चलेंगे, एनालिसिस नहीं करेंगे क्योंकि समय कम है और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। तो अभी इस प्रकार आपको ये PDF देखने के लिए मिल रहा है और आगे मतलब कि दो पेज में इसी प्रकार मिलेगा। आगे जाइएगा तो उसमें पता चलेगा, इम्प्रूव हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि जैन त्रिरत्नों में कौन शामिल नहीं था। तो जैन त्रिरत्न में 3 शामिल थे। कौन कौन। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। मगर कौन शामिल नहीं था। तो सम्यक व्यायाम नहीं शामिल था। आगे ध्यान दीजिएगा। कह रहा महात्मा बुद्ध की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। तो जब वो गृह त्याग करते हैं तो गृह त्याग को ही क्या कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण। और मृत्यु को क्या कहा जाता है। महापरिनिर्वाण। तो ये ध्यान रखिएगा। कहता है इसको थोड़ा सा एक याद रखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। कह रहा प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था। तो प्रथम कहाँ हुआ था। तो राजगीर में। प्रथम कहाँ हुआ था। तो राजगीर में हुआ था। तो एक का क्या हो जाएगा। 2। एक का क्या हो जाएगा। 2। तो एक का इसमें 1 है तो ये नहीं होगा। एक का इसमें 4 है तो ये नहीं होगा। होगा बी और होगा और कौन। डी होगा। फिर एक का हो गया प्रथम कहाँ हो गया। राजगीर में। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था। वैशाली में। कहाँ हुआ था। वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था। तो वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था। वैशाली में। तो द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में, यानी कि बी का 3 हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा। 3। बी का 3 इसमें भी, बी का 3 इसमें भी है। ध्यान दीजिएगा। तीसरा से डिसाइड होगा। तीसरा कह रहा है तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था। तो तृतीय बौद्ध संगति हुआ था पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था। तो पाटलिपुत्र में। तो सी का क्या हो जाएगा 4, यानी यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुआ था। कुंडलवल में। तो आपका एक याद रहेगा तो आपका सारा बन जाएगा। अगला ध्यान दीजिएगा। कह रहा है किस बौद्ध ग्रंथ में संघ की स्थापना तथा संघ के नियमों की विवेचना की गई है। क्या कह रहा है कि किस बौद्ध ग्रंथ में संघ की स्थापना तथा संघ के नियमों की विवेचना की गई है। ध्यान दीजिएगा। तो संघ की नियम तथा संघ की विवेचना किसमें किया गया है। तो विनय पिटक में किया गया। किसमें किया गया। विनय पिटक में। आगे ध्यान दीजिएगा। कहता कि बौद्ध धर्म में संघ प्रवेश को क्या कहा जाता है। यानी जो बौद्ध धर्म है उसमें संघ अगर जो प्रवेश करता है तो उसे क्या बोला जाता था पहले। तो उसे हम क्या बोलते थे। उपसंपदा। क्या बोलते थे। उपसंपदा। अगला कह रहा है कि असुम्मिलित। इसमें 4 है, 4 में 3 सुम्मिलित होगा और एक ऐसा होगा जो असुम्मिलित होगा, गलत होगा, उसी को चुनना है। कहता गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। सिद्धार्थ था। तो ये तो सही है। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था। तो यहाँ लिखा हुआ सुदेधन। क्या लिखा हुआ है। सुदेधन। ये भी सही है। गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम था। तो ये जो प्रजापति गौतमी दिए हुए हैं ये कौन थी। मौसी थी। कौन थी। मौसी। माता के नाम था महामाया। क्या नाम था। महामाया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यही गलत है। और बाकी ये क्या है। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था। तो राहुल था। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। कह रहा भगवत गीता व विष्णु पुराण में किस जैन तीर्थकार का उल्लेख किया हुआ। जैन तीर्थकार के एक ऐसे तीर्थकार हुए हैं जो भागवत गीता तथा विष्णु पुराण में उनका उल्लेख है। तो कौन सा है। ऋषभदेव। आगे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि लिंग पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है। तो मत्स्य पुराण में। किसमें मिलता है। मत्स्य पुराण में। आगे की ओर चलते रहिएगा। वामन पुराण के अनुसार शैव संप्रदाय का शैव संप्रदाय नहीं है। वामन पुराण के अनुसार सम संप्रदाय नहीं है। तो कौन नहीं है। नाथ संप्रदाय। ये शैव संप्रदाय के भाग नहीं है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि आगे क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि जो है, ध्यान दीजिएगा। आगे भगवान कृष्ण का प्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है। क्या बोल रहा है। भगवान कृष्ण के जो प्रथम उल्लेख थे वो किस उपनिषद में मिल रहा है। तो छंदोग में। किस में मिल रहा है। तो छंदोग में मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहा है मेघास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया था। तो हेराक्लीज के नाम से मेघास्थनीज कृष्ण को उल्लेखित किया था। अगला कह रहा है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर कौन सा पर्व मनाया जाता है। तो ईद ए मिलाद उन नबी मनाया जाता है। आप ध्यान से सिर्फ पढ़ते जाइएगा। इससे क्वेश्चन नहीं आए तब आप बताइएगा। इस और क्वेश्चन का लेवल से आपको पता चल ही रहा होगा। और ये क्वेश्चन टाइप किया हुआ है तो इसके कारण थोड़ा सा इसमें फ़ोटो खींच लिए थे। डॉक्यूमेंट स्कैनर नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी मोबाइल से हम पढ़ा रहे हैं। तो आगे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है
कि इस्लाम धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है, पैगंबर मोहम्मद साहब को क्या कहा जाता है, इस्लाम धर्म के संस्थापक के रूप में माना जाता है। और सुनिएगा, सिंधु सभ्यता के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो सिंधु सभ्यता के बहुत ही नीजा ट्रिक दिया गया है, आसान भाषा में समझाया गया है, वीडियो डाला हुआ मेरे चैनल पे, जाके देख लीजिएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, कुछ मिनट का वीडियो है, और हाँ, ये वीडियो अगर जो यदि लंबा हो जाए तो क्या करिएगा, 2x के स्पीड में आप इसको देख लीजिएगा। आगे का देखते हैं, ईसा मसीह को 33 ईस्वी पूर्व में सूली पर किसने चढ़ाया था। ईसा मसीह जो थे उनको 3300 ईसा पूर्व में सूली पर चढ़ाया गया। तो वही पूछ रहा है कि कौन सूली पर चढ़ाया था, तो कौन सूली पर चढ़ाया था, बताइएगा ध्यान से, तो रोमन गवर्नर पोटेंशियस। आगे है कि ईसाई धर्म का त्रिरत्न कौन सा नहीं है, त्रिरत्न कौन सा नहीं है, तो ईसाई धर्म में ईश्वर भक्ति को नहीं दिया गया। आगे चलिएगा, कह रहा है कि सुमिलित करिए, मिलाइए, अंग की राजधानी कहाँ है, तो चंपा है, अंग की राजधानी चंपा। तो ए का 4 होना चाहिए, इसमें ए का 1 है, 1 का 3 है, तो ये नहीं होगा। गंधार की राजधानी कहाँ थी, गंधार की राजधानी, तो गंधार की राजधानी कहाँ थी, बताइएगा जरा सा, तक्षशिला। कहाँ थी, तक्षशिला। तो ए का 3 होना चाहिए, बी का 3 होना चाहिए, इसमें भी बी का 3। आगे देखते हैं, कह रहा सूरसेन, सूरसेन की राजधानी कहाँ थी, तो मथुरा। कहाँ थी, मथुरा, यानी सी का क्या हो जाएगा, 1, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब मगध की राजधानी कहाँ थी, ग्रीवर्ज। कहाँ थी, ग्रीवर्ज। तो यहाँ पर एक आपको याद रहेगा, तो ये क्वेश्चन जो है आपको बन जाएगा आसानी से। अगला कह रहा है, किस शासक ने सोन तथा गंगा नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था, तो उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। अगला, नंद वंश का संस्थापक कौन था, महापद्मनंद। नंद वंश का संस्थापक कौन था, महापद्मनंद। महापद्मनंद के जो पुत्र थे घनानंद, ये घनानंद इन्हीं को मारकर मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने गद्दी पर बैठा था चाणक्य के सहायता से। आगे चलिएगा, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो अंगुत्तर निकाय में भी मिलता है और मिलिबंधों में भी इसका उल्लेख मिलता है। आगे क्वेश्चन है, कह रहा मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के चिकित्सा के लिए भेजा था, किस राज्य के, अवंती के राजा के लिए चिकित्सा के लिए अपने राजवैद्य को भेज दिया था। अगला, 16 महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में है, तो असमक एक ऐसा महाजनपद है जो कहाँ है, दक्षिण भारत में। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, आपका कह रहा है कि महाजनपद को भारतीय इतिहास में किसकी संज्ञा दी गई है। महाजनपद काल को भारतीय इतिहास में किसकी संज्ञा दी गई है, तो द्वितीय नगरीकरण का। किसकी संज्ञा दी गई है, द्वितीय नगरीकरण का। अगला ध्यान दीजिएगा, अगला कह रहा है, वर्तमान में कौन सा महाजनपद जयपुर राजस्थान में है। कौन सा महाजनपद है जो जयपुर राजस्थान में है, तो कौन सा है, तो मत्स्य है। आगे कह रहा है कि काला शोक के पुराणों में क्या कहा गया है। काला शोक मतलब काला, मतलब काला रंग का शोक मतलब वर्ण, तो काक वर्ण, इन्हें क्या कहा गया, काक वर्ण। अगला ध्यान दीजिएगा, कह रहा है यूनानी इतिहासकारों में घनानंद को क्या कहा गया है, तो यूनानी इतिहासकारों में घनानंद को क्या कहा गया, अग्रमीज कहा गया, अग्रमीज की उपाधि दी गई है। अगला ध्यान दीजिएगा, कह रहा है किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कुलहीन कहा गया है, तो इसे कहा गया है मुद्रा राक्षस में। इसे क्या कहा गया, मुद्रा राक्षस में। इंडिका को लिखने वाला कौन था, मेगास्थनीज। ये भी याद रखिएगा, राजतरंगिणी कलहन। आगे ध्यान दीजिएगा, अर्थशास्त्र तो एडी में अस्मित हो जाएगा, और एक चाणक्य है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य शासक सम्राट अशोक के किस शिलालेख में कलिंग का युद्ध की जानकारी मिलता है, मतलब अशोक के जो शिलालेख थे किस शिलालेख में कलिंग की जानकारी मिलता है, तो 13वें शिलालेख में कलिंग की जानकारी मिलती है। अगला अभी बताए हैं कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज है। कौन है, मेगास्थनीज। अब ध्यान दीजिए, मेगास्थनीज है। अगला है, ये क्या है, प्रांत है, मौर्य काल का ये प्रांत था, उसकी राजधानी कहाँ थी, तो कह रहा उत्तरापद की राजधानी कहाँ थी, तो उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला थी। कहाँ थी, तक्षशिला। और दक्षिणी पद का सुवर्णगिरी, अवंती का उज्जैन और कलिंग का तोसिल। यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का क्या हो जाएगा, 4। राइट इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसको ध्यान में रख लीजिएगा कि उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापद की राजधानी सुवर्णगिरी, अवंती की राजधानी उज्जैन और कलिंग की राजधानी तोसिल थी। आगे ध्यान दीजिएगा, बिंदुसार को जैन ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है। बिंदुसार था तो जैन ग्रंथ में उनको किस नाम से जाना जाता है, तो इसे शीशसेन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो इसे शीशसेन के नाम से जाना जाता है बिंदुसार को।
आगे ध्यान दीजिएगा, आगे कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो पुष्पगुप्त ने कराया था। अगर ध्यान दीजिएगा, सम्राट अशोक के किस अभिलेख में बुद्ध शाक्य कहा गया? यानी सम्राट अशोक जो थे, यानी अशोक को किस किस शिलालेख में बुद्ध शाक्य कहा गया है? तो इसे किस शिलालेख में कहा गया? मस्की अभिलेख में। मस्की में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म का प्रचार करने हेतु तो श्रीलंका में बौद्ध भिक्षु किसको भेजा? महेंद्र और संघमित्रा। महेंद्र इनका पुत्र का नाम था, संघमित्रा इनकी कौन थी? पुत्री थी। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र के सप्तांग सिद्धांत में कौन अंग शामिल नहीं था? तो सेना शामिल था, राजा शामिल था, मित्र शामिल था, मगर कृषक शामिल नहीं था। ये ध्यान में रखिएगा। करा अशोक के शिलालेख में सर्वप्रथम टी पैंथलर ने किस अभिलेख को खोज की थी? जो टी पैंथलर था वो किस अभिलेख की खोज किया था? तो दिल्ली मेरठ लेख की। दिल्ली क्या चीज़? दिल्ली मेरठ लेख की खोज किया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा। करा बिंदुसार ने उज्जैन का राज्यपाल किसे घोषित किया था? उज्जैनी बिंदुसार जो था वो उज्जैन का राज्यपाल किसे घोषित किया था? तो अशोक को किया था। आगे ध्यान दीजिएगा, कहा अशोक के किस लघु स्तंभ रानी का लेख भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कौशाम्बी स्तंभ लेख को कहा जाता है। आगे ध्यान दीजिएगा, मौर्य प्रशासन में राजकीय दस्तावेज को सुरक्षित रखने वाला को क्या बोला जाता था? तो क्या बोला जाता है? ध्यान दीजिएगा, मौर्य साम्राज्य में जो था दस्तावेज, मतलब हम लोग अभी के टाइम में क्या बोलेंगे? डॉक्यूमेंट बोलेंगे। तो उसको सुरक्षित रखने वाला कौन था? तो यह था प्राशस्ता। क्या था? प्राशस्ता। अगला ध्यान दीजिएगा, करा अशोक के शासन काल में 13वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख किस अभी शिलालेख में मिलता है? धम्म महामात्रों का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? धम्म की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? मौर्य काल में धम्म की जानकारी हमको मिलती है पाँचवा, किससे? पाँचवा अभिलेख से मिलती है। अगला कह रहा है कि मौर्य काल में मुद्राओं को जांचने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? मुद्राओं का जांचने वाला अधिकारी क्या था? रूपदर्शक। कह रहा सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सिमुक था। कौन था? सिमुक था। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कह रहा भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। अगला कह रहा है गौतम बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण किस शैली में? जब गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया तो कुछ समय के बाद उनके मूर्ति का निर्माण होने लगा। तो सर्वप्रथम उनकी मूर्ति का जो निर्माण हुआ किस शैली में हुआ? तो मथुरा शैली में हुआ। अगला है कि निम्नलिखित में से समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है? प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है? तो हरिसेन है। कौन है? हरिसेन है। आगे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी? कुमार देवी जो थी वो किस गुप्त शासक की पत्नी थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी। आगे ध्यान दीजिएगा, गुप्त साम्राज्य में किस शासक को लिच्छवी दहित्र कहा गया है? किस शासक को लिच्छवी दहित्र कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को। किसको कहा गया? समुद्रगुप्त को। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि अजंता किस गुफा में महात्मा बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण का अंकन दिखाई पड़ता है? यानी जो गृह त्याग किए थे तो वो क्या महाभिनिष्क्रमण है? तो अजंता की गुफा में अंकन किया हुआ है। तो गुफा नंबर कितना? गुफा नंबर 17 में उनकी महाभिनिष्क्रमण की क्या दिखाई पड़ता है? अंकन दिखाई पड़ता है। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे कह रहा है कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त राजाओं के खिलाफ कौन सी नीति अपनाई थी? कौन सी नीति अपनाई थी? तो ध्यान दीजिएगा, प्रसभौधरण की नीति अपनाई थी। अगला कह रहा है गुप्तकालीन तिगवा गांव जबलपुर का मंदिर किस देवता को समर्पित है? यानी गुप्त काल में एक तिंगवा गांव था, वहाँ किसका मंदिर है? जबलपुर का मंदिर है, वो किस भगवान के लिए था? तो विष्णु भगवान के लिए था। किस के लिए था? विष्णु भगवान के लिए। अगला है कि सुदर्शन झील का पुनः निर्माण, सुदर्शन झील का निर्माण पुष्पगुप्त ने करवाया था और पुनः निर्माण किसने करवाया था? पुनः निर्माण कराया था स्कंदगुप्त ने। किसने करवाया था? तो स्कंदगुप्त ने। ये भी याद रखिएगा। फाहियान नामक चीनी यात्री किस मुगल शासक के दरबार में भारत आया था? फाहियान। सेल्यूकस निकोटर भी याद रखिएगा, एक आता है क्वेश्चन कि किसके दरबार में आया था, और एक आया था फाहियान। तो फाहियान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। अगला कह रहा है कि नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था? तो कुमार गुप्त ने किया था। अगला, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त है। तो ए का राइट आंसर कह रहा है कि कौन असुमेलित है? ये तो सुमेलित हो गया। फिर उसके बाद में चंद्र व्याकरण की जो लेखक है, चंद्र से हो गया चंद्र, और चंद्र यहाँ भी है, तो चंद्र व्याकरण चंद्र गौमिन।
तो ये भी इसका राइट आंसर है। अगला मालविकाग्निमित्रम, ये गलत है, ये इसका नहीं है। अगला कुमार संभव कालिदास है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका गलत है। अश्वमेलित के बारे में बताना है। अगला कह रहा है गुप्त कालीन मंदिर में कौन सा पंचायतन शैली का प्राचीनतम उदाहरण है। यानी कि गुप्त कालीन मंदिर में, गुप्त काल के जो मंदिर थे उसमें पंचायतन शैली का प्राचीनतम उदाहरण कौन था, तो प्राचीनतम देवगढ़ का दशावतार मंदिर था। देवगढ़ का कौन सा मंदिर था, तो दशावतार मंदिर था। अगला ध्यान दीजिएगा, कह रहा है गुप्त काल में सेना का मुख्य सेनापति कौन होता था, तो महाबलाधिकृत होता था। कौन होता था, महाबलाधिकृत। आगे ध्यान दीजिएगा, अगला कह रहा है गुप्त काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली कर मुक्त भूमि को किस नाम से जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था, तो अग्रहार के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, अग्रहार के नाम से। कह रहा गुप्त साम्राज्य की राजभाषा क्या थी, तो संस्कृत थी। क्या थी, संस्कृत। जो गुप्त साम्राज्य थी उसकी राजभाषा क्या थी, संस्कृत थी। अगला कह रहा है कि कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था। कल्याणी के जो चालुक्य वंश थी उसकी स्थापना किसने किया था, तो तैलप द्वितीय ने किया था। कौन किया था, तैलप द्वितीय ने। अब यहाँ से आइए, आपको यहाँ से पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और पेशेंस बनाए रखिएगा। टोटल 200 प्लस क्वेश्चन है, तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा। एक सेकेंड रुकिएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था। मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था, तो विघ्नेश्वर ने किया था। किसने किया था, विघ्नेश्वर ने। अगला ध्यान दीजिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं कि क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ऐसा कीजिएगा कि आप 2x स्पीड या 1.5 स्पीड पर आप इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महाबलीपुरम के एकास्म जो मंदिर का निर्माण किस पल्लव राजा द्वारा करवाया गया था, तो नरसिंह प्रथम द्वारा करवाया गया था। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था, तो पहला ऑप्शन है नंदीवर्धन प्रथम, दूसरा नरसिंह प्रथम, नंदीवर्धन प्रथम, दूसरा है नंदीवर्धन द्वितीय, फिर नंदीवर्मन प्रथम, फिर नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय। चोल वंश का संस्थापक कौन था, चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो चोल वंश का संस्थापक कौन था, विजयालय। कौन था, विजयालय। अगला ध्यान दीजिएगा, अगला बोल रहा है चोल वंश का संस्थापक कौन था, इसको टिक कर देते हैं, विजयालय। और कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण कौन करवाया था, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। अगला ध्यान दीजिएगा, अगला कह रहा है तंजौर का प्रसिद्ध राजेश्वर बृहदेश्वर जिसको बोला जाता है, मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तंजौर का जो मंदिर था, क्या था, तंजौर का जो प्रसिद्ध राजेश्वर मंदिर, क्या, राजेश्वर, जिसे हम क्या कहते हैं, बृहदेश्वर मंदिर, राजेश्वर। क्या कह रहा है, राजेश्वर। क्वेश्चन में आंसर है, यहाँ कह रहा है राजेश्वर, तो इसका राज प्रथम हो जाएगा। अगला ध्यान दीजिएगा, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी, तो स्थानीय स्वशासन इसकी मुख्य विशेषता थी। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि चोल राजवंश में किस शासक ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के को चलाया था। उत्तम चोल ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के को चलाया था। अगला कह रहा है कि इनके शासन राजवंशी के उनको कलानुकर्म के आधार पर लिखना है। तो पहला कौन सा आया था, पहला आया था गुलाम वंश, पहला गुलाम वंश, तो पहला नंबर में गुलाम वंश। दूसरा क्या हो जाएगा, खिलजी वंश। तीसरा क्या हो जाएगा, तुगलक वंश। चौथा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, चौथा हो जाएगा सैयद वंश। और पांचवा क्या हो जाएगा, लोदी वंश। पांचवा क्या हो जाएगा, लोदी वंश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर मिला लीजिएगा कि क्या होगा, खिलजी वंश है। तो खिलजी किस में है, पांचवा में ना है, पांचवा में है, खिलजी वंश है। खिलजी वंश आया था, सॉरी गुलाम वंश आया था। कौन आया था, गुलाम वंश। तो गुलाम वंश केमा में है, तीसरा में, तो इसमें तो 3 नहीं है, ये तो कट जाएगा। फिर दूसरा नंबर में कह रहा है खिलजी वंश, तो दूसरा के बाद क्या हो जाएगा, 5, क्या हो जाएगा, 5, तो 3 के बाद 5, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3, 5, 1, 2, 4। आगे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, रजियत सुल्तान। ये तो आप जानते ही होंगे। आगे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान गुलाम वंश से संबंधित नहीं था। तो कौन सा सुल्तान गुलाम वंश से संबंधित नहीं था, ध्यान दीजिएगा, इल्तुतमिश। किसने, कौन संबंधित नहीं था, इल्तुतमिश। अगला कह रहा है कि आगरा नगर की स्थापना किसने करवाया था। आगरा जो नगर था
उसकी स्थापना किसने कराया था? तो सिकंदर लोदी ने। किसने कराया था? सिकंदर लोदी ने कराया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत, क्या कर रहा है? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। कौन कौन सा अपनाया था? बलबन ने, बलबन। अगला कह रहा है किस शासक के बचपन का नाम अली गुरु शास्त्र था? किस शासक के बचपन का नाम अली गुरु शास्त्र था? अली हो गया तो अली से यहाँ हो जाएगा अली उद्दीन खिलजी, जिसे अलाउद्दीन खिलजी भी बोलते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक फारसी भाषा में गुलाम निम्नलिखित में से कौन सा शासक फारसी भाषा में गुलाम रुखी, क्या गुलाम रुखी के नाम से जाना जाता है? तो सिकंदर लोदी को क्या कहा जाता है? गुलाम रुखी कहा जाता है। सिकंदर लोदी को क्या कहा जाता है? गुलाम रुखी कहा जाता है। आगे ध्यान दीजिएगा, प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने किस शासक के लिए कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? तो गयासुद्दीन तुगलक के लिए ये बात बोला गया था। मतलब कि निजामुद्दीन औलिया जो थे वो गयासुद्दीन तुगलक के लिए बोले थे कि दिल्ली अभी दूर है। आगे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गुलाम वंश के शासक ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली की राजधानी, यानी राजधानी लाहौर को बनाना था और बनाया था दिल्ली? कौन सा शासक ऐसा था जो लाहौर की राजधानी ना बनाकर दिल्ली को बनाया? तो इल्तुतमिश। और दिल्ली पर राज करने वाली एकमात्र महिला कौन थी? रजिया सुल्तान। तो दिल्ली को राजधानी कौन बनाया था? तो इल्तुतमिश ने। आगे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है दिल्ली सल्तनत, क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिएगा, दिल्ली सल्तनत क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के काल में सुल्तान बनने वाला एकमात्र भारतीय मुसलमान कौन था? दिल्ली सल्तनत काल में भारतीय मुसलमान जितना भी आया था बाहर से, बाबर, अकबर, ये सब कब बाहर से आया था, मगर भारतीय मुसलमान दिल्ली पर शासन करने वाला, दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला कौन था? तो नसीर उद्दीन खुसरव शाह था। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया? जो अलाउद्दीन खिलजी था वो चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? तो 1303 ईस्वी में। 1303 ईस्वी में कब किया था? 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। आगे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। कौन था? बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। आगे देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा असुम्मिलित है, यानी कि 3 सुम्मिलित रहेगा और एक आपको मिलाना है कि कौन, मतलब कि उसका लेखक नहीं है। तो पहला नंबर में कह रहा है हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? नयन चंद्र सूरी। तो इसका राइट आंसर यही है। ललित विग्रह राज, ये भी सोमदेव लिखा, पृथ्वीराज राजसू चंद्रवरदाई लिखा, मगर गीत गोविंद कल्हण नहीं लिखा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दिल्ली में स्थित सिकंदर लोदी, क्या कह रहा है? दिल्ली में स्थित सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण किसने कराया था? सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण किसने कराया था? इब्राहिम लोदी ने। अगला कह रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध, यानी पानीपत का 3 युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो 1526, एक 1556 और 1561, ये पानीपत का तीनों युद्ध है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य में लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। अगला ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन नंबर में कह रहा है विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश संगम वंश था। कौन था? संगम वंश। आगे ध्यान दीजिएगा, संगम वंश का जो विजयनगर का साम्राज्य का प्रथम राजवंश संगम वंश था, वही कह रहा है कि संगम वंश की स्थापना किसने किया था? तो हरियर एवं बुक्का ने। ये क्वेश्चन बहुत बार बिहार पुलिस में पूछा है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि संगम वंश की जो स्थापना किसने किया था? हरियर एवं बुक्का ने किया था। अगला कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य का राजभाषा क्या था? विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या था? तो तेलुगु था। क्या था? तेलुगु। आगे ध्यान दीजिएगा, विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय प्रथम, विजयनगर के साम्राज्य के शासक देवराय प्रथम के समय कौन से विदेश यात्री भारत आया था? तो निकोली कोंटी भारत आया था। कौन आया था? निकोली कोंटी। अगला ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमुक्तमाल्यवाद की रचना किसने किया है? तो अमुक्तमाल्यवाद की रचना किसने किया? देवराय प्रथम ने। किसने किया है? देवराय प्रथम ने। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आगे कह रहा है तुल्लु वंश का संस्थापक कौन था? क्या कर रहा है? तुल्लु वंश का संस्थापक कौन था? वीर नरसिंह। तुल्लु वंश का संस्थापक कौन था? तो वीर नरसिंह था। अगला ध्यान दीजिएगा, शंकराचार्य, क्या शंकराचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? तो अद्वैतवाद के मत के प्रवर्तक थे। अगला ध्यान दीजिएगा, भारत में चिश्ती सिलसिले की
स्थापना किसने किया था? तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे कह रहा है कि असम का चैतन्य महाप्रभु, क्या? असम का चैतन्य महाप्रभु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? शंकर देव असम के चैतन्य नाम प्रभु के नाम से प्रसिद्ध है। अगला कह रहा है कि पद्मावती व सुरसुरी किस भक्ति की शिष्याएं थे, मतलब किस भक्ति संत की शिष्याएं थी, ये ध्यान में रखिएगा। ये क्या थी? रामानंद, क्या? रामानंद। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने उपदेश संस्कृति के स्थान पर, क्या? अपने उपदेश संस्कृति के स्थान पर, एक मिनट, अपने उपदेश संस्कृति के स्थान पर हिंदी में दिया था, यानी देना चाहिए संस्कृत में और दिए थे हिंदी में। कौन थे? रामानंद। और रामानंद के ही दो शिष्या थी, जिसका नाम था पद्मावती और दूसरा का नाम था सुरसुरी। कह रहा है सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खानकाह। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे कह रहा है, आगे क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से, क्या? निम्नलिखित में से किस संत ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन, दिल्ली पर जो 7 सुल्तान शासक किया था उसके शासन काल को देखा था? तो सूफी संत। कौन सा पूछा है? सूफी संत। यानी कि निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सल्तनत का शासनकाल देखा? तो निजामुद्दीन औलिया ने देखे थे। अगला कह रहा है सुबोधनी तथा सिद्धांत रहस्य, सुबोधनी तथा सिद्धांत रहस्य किस संत की रचनाएं हैं? तो वल्लभाचार्य की। किसकी रचनाएं हैं? वल्लभाचार्य की। आगे क्वेश्चन की ओर देखिएगा, आगे क्वेश्चन नंबर कह रहा है, आगे क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि दक्षिणी भारत से उत्तर भारत में, क्या? दक्षिणी भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार करने वाले प्रमुख संत कौन थे? प्रमुख संत कौन थे? तो रामानंद। कौन थे? तो रामानंद थे। यानी दक्षिणी भारत जो है वहाँ जाकर उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार करने वाले रामानंद थे। अगला कह रहा है ब्रह्मा संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ब्रह्मा संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? तो कौन थे? मध्वाचार्य। कौन थे? मध्वाचार्य। अगला कह रहा है सूफी संतों के उपदेशों के संकलन को किस नाम से जाना जाता है? सूफी संत थे, उनके उपदेश को संकलित किया जाता है तो उसको क्या चीज के नाम से जाना जाता है? मलफुजात। क्या चीज के नाम से? मलफुजात। आगे ध्यान दीजिएगा, अगला कह रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये आपका एग्जाम में 100% आएगा। अकबर। किसके शासनकाल में? अकबर। अगला कह रहा है गुरु रैदास को संतों का संत किसने कहा था? तो कबीरदास ने गुरु रैदास को संतों का संत कहा था। कबीरदास ने गुरु रैदास को संतों का संत कहा था। ये बात को ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, अष्टछाप कवि मंडली की स्थापना किसने किया था? तो विट्ठलनाथ ने। किसने किया था? विट्ठलनाथ ने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि छत्रपति शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? छत्रपति शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? जो छत्रपति थे उनके शिवाजी के, मतलब छत्रपति शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु को क्या नाम थे? क्वेश्चन आपसे आ सकता है। तो रामदास। कौन थे? रामदास थे। इसको 1 मिनट रुक जाइएगा। रामदास थे। कौन थे? रामदास थे। ध्यान में रखिएगा, ये रामदास थे। कौन थे? रामदास। आगे ध्यान दीजिएगा, अगला कह रहा है पंजाबी भाषा के प्रथम कवि किस सूफी संत को माना जाता है? पंजाबी भाषा के जो प्रथम कवि थे वो किस सूफी संत को माना जाता है? पंजाबी भाषा के जो प्रथम सूफी संत थे उसे किन्हें माना जाता है? तो बाबा फरीद को। किन्हें माना जाता है? बाबा फरीद को। आगे ध्यान दीजिएगा, अगला कह रहा भारत में सोहरावर्दी सिलसिले को लोकप्रिय बनाने वाले संत कौन थे? संत कौन थे? पहला ऑप्शन है बाकी बिलाह, दूसरा ऑप्शन है अब्दुल कादिर जिलानी, तीसरा ऑप्शन है जलालुद्दीन तबरेजी, चौथी नंबर है बरीउद्दीन समरकंदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन तबरेजी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शेख अहमद सरहिंदी किस सिलसिले से संबंधित है? शेख अहमद सरहिंदी किस सिलसिले से संबंधित है? पहला ए नंबर ऑप्शन बोल रहा है चिश्ती सिलसिला, दूसरा सोहरावादी सिलसिला और तीसरा नक्शबंदी सिलसिला और चौथा कादिरी सिलसिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नक्शबंदी सिलसिला। क्या हो जाएगा? नक्शबंदी सिलसिला। आगे ध्यान दीजिएगा, अगला कह रहा भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक किसको माना जाता है? तो बाबर को।
अगला कह रहा है कि इमारत और निर्माता, अगला क्या कह रहा है, इमारत और निर्माता, मतलब 3 गो सही होगा, एक गलत होगा। तो दीप पनाह का जो पुस्तकालय था वो किसने बनाया था, हुमायूं ने, तो ये तो सही है। कह रहा है कि अकबर का मकबरा अकबरे बनाएगा, समझिए कि कोई मर गया, मृत्यु हो गया तो अपना मकबरा अपने बनाएगा, नहीं, तो इसका ये तो गलत हो गया। ताजमहल को शाहजहां बनाया, काबुल बाग मस्जिद किसने बनाया, बाबर ने, काबुल बाग मस्जिद, बाग आया ना बाग, तो बा से हो जाएगा बाबर, बा से क्या हो जाएगा, बाबर, इसको याद रखिएगा। अगला हुमायूं नामा किसने लिखा, तो गुलबदन बेगम ने लिखा। अगला दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया, तो दिल्ली में जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण किसने कराया, शाहजहां ने, इसको भी याद रखिएगा। तो कि दिल्ली के जो जामा मस्जिद था उसका निर्माण किसने करवाया, शाहजहां ने, किसने करवाया, शाहजहां ने। अगला देखिएगा, अगला कह रहा है मुगल प्रशासन में सेना के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था, तो मीर बख्शी के नाम से जाना जाता था। कह रहा अकबर का मकबरा कहाँ है, तो सिकंदरा में, कहाँ है, सिकंदरा में। अगला कह रहा है कि 3 गो सही, असुमिलित, मतलब कि असुमिलित कौन है उसको बताना है। तो जजिया कर कब समाप्त हुआ है, तो जजिया कर समाप्त हुआ है 1564 ईस्वी में थी, तो ये राइट आंसर हो गया। इसको याद रखिएगा कि जजिया कर कब समाप्त हुआ है, तो 1564 में। कैसे याद रखिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा कि 5 में से इसको, ये कन्फ्यूजन होता है, कहीं कहीं 1564 रहता है, कहीं कहीं 1566 रहता है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि 5 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा। तो जजिया कर की समाप्ति कब हुआ था, 1564 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब हुआ था, 1571 ईस्वी में। ये भी याद रखिएगा कि तीर्थ यात्रा कर जो था उसकी समाप्ति कौन हुआ था, तो 1571 ईस्वी में। ये जो आपका बोल रहा मजहर की घोषणा, यही इसका गलत आंसर है। 10 साला प्रणाली लागू हुआ था 1580 ईस्वी में। आगे ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ था वो किनके मध्य हुआ था, तो 1544 ईस्वी में शेर शाह सूरी एवं मलदेव के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, शेर शाह सूरी एवं मलदेव के बीच हुआ था। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पेशेंस बनाए रखिएगा, आपका क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा। एक बार क्वेश्चन को ठहर कर देखिए कि क्या क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दीन ए इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक था। क्या बोल रहा है, दीन ए इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक था, उसकी बुद्धिमानी का नहीं। किसने कहा था, तो ये जो बात बोला कि जो दीन इलाही था वो अकबर की बुद्धिमानी का प्रतीक नहीं था, वो क्या चीज़ का प्रतीक था, मूर्खता के। किसने कहा, हॉकिंस ने, किसने कहा, हॉकिंस ने। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन इमारत में पितृड्यूरा शैली का प्रथम बार प्रयोग किया गया है। किसमें प्रयोग किया गया है, एतमाद उद दौला का मकबरा में, एतमाद उद दौला का मकबरा में। आगे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि मोती शाहजहां द्वारा निर्मित मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ है, तो आगरा में। कहाँ हुआ है, आगरा में। आगे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है हल्दी घाटी की युद्ध को किसने मेवाड़ का मैराथन कहा था। कह रहा है कि जो हल्दी घाटी का युद्ध था वो हल्दी घाटी का युद्ध नहीं था, मेवाड़ का मैराथन था। ये किसने कहा था, तो कर्नल टॉड ने कहा था। किसने कहा था, कर्नल टॉड ने कहा था। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम चांदी का रुपया चलाने वाला शासक कौन था। भारत में सर्वप्रथम चांदी का रुपया चलाने वाला शासक कौन था, तो भारत में सर्वप्रथम चांदी का रुपया चलाने वाला शेरशाह सूरी थे। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, सासाराम में। अगला ध्यान दीजिएगा कि आईने ए अकबरी का लेखक कौन है, आईने ए अकबरी का लेखक कौन है, अबुल फजल। इसको पहले ध्यान रखिएगा कि हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में कौन बोला था, कि हल्दी घाटी का युद्ध नहीं है, मेवाड़ का मैराथन है, तो कर्नल टॉड ने। अगला भारत में चांदी का के बारे में भी याद रखिएगा, शेरशाह सूरी। अगला कह रहा आईने अकबरी का लेखक कौन है, अबुल फजल। ध्यान दीजिएगा, अकबर द्वारा राणा प्रताप के पास भेजे गए शिष्ट महल का सही क्रम, तो पहले वो किसको भेजे थे, पहले वो जलाल खान को भेजे थे, फिर उसके बाद उनके साथ कौन गए, मान सिंह के बाद भगवत दास, उसके बाद टोडरमल। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। कह रहा पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ है, तो 1556 ईस्वी में। कब हुआ, 1556 ईस्वी में। कह रहा है बाबर की आत्मकथा तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखी गई है, तो तुर्की भाषा में लिखी गई। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है शाहजहां द्वारा निर्मित ताजमहल का वास्तुकार कौन था, उस्ताद अहमद लाहौरी थे। अगला ध्यान दीजिएगा, कह रहा कौन असुमिलित है, कौन असुमिलित है। कह रहा परागने का सर्वोच्च प्रशासक अमल गुजार था, यही गलत है, ये इसका सही आंसर नहीं है। ये सही है कि परागने में राजस्व वसूल करने वाले अधिकारी को क्या कहा गया था, आमिल कहा गया था। परागने का मुख्य खंजाची कौन था, फौजदार था। परागने का लिपिक कौन था, कारकुन था। मगर ये जो बोला गया परागने का सर्वोच्च प्रशासक कौन था, अमल गुजार, ये गलत है।
आगे ध्यान दीजिएगा, जिंदा पीर या शाही दरवेश, ये औरंगजेब को बोला गया है। तो ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा, ये आपका क्वेश्चन में आ सकता है। इसी प्रकार सपोर्ट करते रहिएगा तो और मैं बेहतर से पढ़ा पाऊँ। ध्यान दीजिएगा और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाऊं जो एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगला ध्यान दीजिएगा, यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों में भारत का आगमन का सही कालक्रम बताइए। यानी कि तो पहले पुर्तगाली आया, पहले कौन आया? पुर्तगाली। उसके बाद में आया डच, उसके बाद में कौन आया? डच। उसके बाद में अंग्रेज और उसके बाद में फ्रांसीसी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि पहले कौन कौन आया। तो पहले कौन आया था? तो पुर्तगाली आया था। फिर कौन आया? वास्को डी गामा। भारत का खोज कब किया? 1498 ईस्वी में। तो पहला आने वाला कौन था? पुर्तगाली, दूसरा डच, तीसरा अंग्रेज और चौथा फ्रांसीसी। अगला कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में कब हुआ? 1600 ईस्वी में। अगला कह रहा है भारत में पुर्तगाली बस्तियों का प्रथम वायसराय कौन था? भारत में जो पुर्तगाली बस्ती था उसका प्रथम वायसराय कौन था? तो इसका प्रथम वायसराय ध्यान में रखिएगा, इसका प्रथम वायसराय था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्या था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अगला कह रहा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध 1757, सब याद रखते हैं मगर उसका मंथ भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में, जून के महीने 1757 ईस्वी में। अगला ध्यान दीजिएगा, अगला कह रहा है सम्राट जेम्स प्रथम ने कैप्टन हॉकिंस को किस मुगल शासक के दरबार में भेजा था? कैप्टन हॉकिंस को किस मुगल शासक के दरबार में भेजा था? तो जहांगीर। किसके शासनकाल में? जहांगीर में। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे कह रहा है कि राज्य और वर्ष, आगे क्या कह रहा है? राज्य कह रहा है और वर्ष कह रहा है, इसको मिलान करने के लिए बोल रहा है। इसको क्या कह रहा है? मिलान करने के लिए। तो सतारा राज्य किस वर्ष में हुआ था? तो सतारा हुआ था, ध्यान दीजिएगा, सतारा हुआ था 1848 ईस्वी में। सतारा कब हुआ था? 1848 ईस्वी में हुआ था। संबलपुर कब हुआ था? 1849 ईस्वी में। संबलपुर 1849 ईस्वी में। उदयपुर कब हुआ था? तो उदयपुर हुआ था 1852 में। उदयपुर कब हुआ था? 1852 में। और नागपुर 1854। नागपुर वाला आप याद रखिएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क कर देते हैं। नागपुर के किसने हुआ? 1830 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, एक बार ध्यान दीजिएगा, सतारा 1848 में, संबलपुर 1852, उदयपुर 1848, नागपुर 1854। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला कह रहा है 1857 के क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? ये हमेशा याद रखिएगा कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कह रहा भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो नई राइफल के कारतूस में गाय और सुअर के चर्बी का प्रयोग, यही इसका मुख्य कारण था। यानी जो राइफल था उसके कारतूस जो भरे जाते थे उसमें गाय और सुअर के चर्बी का प्रयोग किया जा रहा था, इसी के विरोध सब करने लगा। और ये भारत के स्वतंत्रता क्रांति का प्रथम युद्ध माना जाता है। और 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। अगला कह रहा है किस स्थान पर 1857 के सिपाही का विद्रोह का प्रथम घटना हुआ था? तो प्रथम घटना कब हुआ था? तो बैरकपुर में। कहाँ हुआ था? बैरकपुर में। मतलब कि 1857 के सिपाही विद्रोह पूछेगा, सिपाही विद्रोह, क्या? सिपाही विद्रोह, तो बैरकपुर हो जाएगा। सिपाही विद्रोह क्या हो जाएगा? बैरकपुर। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित के विद्रोही नेता का युग्म सही सुमिलित नहीं है। कौन सही सुमिलित नहीं, यही बताना है। तो कानपुर से कौन नेतृत्व कर रहे थे? नाना साहेब। कानपुर से कौन नेतृत्व कर रहे थे? नाना साहेब। जगदीशपुर से तात्या टोपे नहीं कर रहे थे, ये इसका राइट आंसर नहीं, ये गलत है। और लखनऊ से बेगम हजरत महल, लखनऊ से कौन सा कर रहा था? बेगम हजरत महल कर रहा था। फैजाबाद से कौन कर रहा था? मौलवी अहमद उल्लाह, मौलवी अहमद उल्लाह। फैजाबाद से कौन नेतृत्व कर रहा था? मौलवी अहमद उल्लाह कर रहा था, मौलवी अहमद उल्लाह। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्वेश्चन की ओर आपके बढ़ते हैं। एक मिनट रुक जाइएगा, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए तो ठीक से पढ़ाते रहे, ऐसे मोबाइल पे पढ़ाने में बहुत ही दिक्कत होता है। आगे ध्यान दीजिएगा, 1857 का ना तो विद्रोह था, ना प्रथम था और ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा था? मतलब कि बोला कि जो 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम था और ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने बोला? तो आरसी मजूमदार ने ये बात बोला था। अगला कह रहा है कि द ग्रेट रिबेलियन, क्या कह रहा है? द ग्रेट रिबेलियन किसकी पुस्तक है? द ग्रेट रिबेलियन, जो द ग्रेट रिबेलियन है
वो किसकी पुस्तक है? तो अशोक मेहता की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? अशोक मेहता की पुस्तक है। अगला कह रहा है कि 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को किस छावनी से हुआ था? तो कहाँ से हुआ था? मेरठ से। कहाँ से हुआ था? मेरठ से। अगर ध्यान दीजिएगा, विद्रोह कहाँ से हुआ था? तो बांकीपुर से। और छावनी से प्रारंभ हुआ था तो मेरठ से। आर्य समाज की स्थापना का कब हुई और कहाँ हुई? जो आर्य समाज था उसकी स्थापना कब हुई और कहाँ हुई? बम्बई में हुई 1875 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बम्बई 1875 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला कह रहा, आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा गया है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता बोला गया। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे कह रहा है कि भारत सेवक मंडल, क्या कह रहा है? भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आत्माराम पांडुरंग व महादेव गोविंद रनाडे ने 1867 ईस्वी में किस समाज की स्थापना की थी? तो किस समाज की स्थापना की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे कह रहा है कि आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? तो आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया। किसने की? देवेंद्र नाथ टैगोर। अगला कह रहा है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वायसराय के समय में पारित हुआ था? यानी कि जो विधवा थी उसका पुनः विवाह के लिए किसके वायसराय के समय में पारित हो गया था? तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे कह रहा है कि कौन सा असुमेलित है? तो ध्यान दीजिएगा, असुमेलित के बारे में बोल रहा है। मद्रास हिंदू समिति के सदस्य कौन थी? एनी बेसेंट, ये राइट आंसर है। धर्म सभा के कौन थी? राधा कांत देव। तत्बोधिनी सभा के स्वामी विवेकानंद नहीं थे, यही गलत है। शारदा के कौन थे? रमाबाई। शारदा सदन के अध्यक्षता मतलब संस्थापक कौन थे? रमाबाई। इसको थोड़ा सा एक बार और ध्यान में रख लीजिएगा कि हिंदू समिति के एनी बेसेंट थी, धर्म सभा के राधाकांत देव थी, तत्बोधिनी के ये स्वामी विवेकानंद नहीं थे, शारदा सदन के रमादेवी थे। कौन थे? रमादेवी। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि वर्ष 1930 के शारदा अधिनियम द्वारा लड़के एवं लड़कियों के विवाह की आयु कितना सीमित किया गया था? तो 18 से लेकर 14 वर्ष। कितना सीमित किया गया था? 18 से 14 वर्ष। कह रहा है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को कुशासन के आधार पर डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किया था? यानी कुशासन के आधार पर क्या कर लिया था? ब्रिटिश शासन में क्या कर लिया था? सम्मिलित कर लिया था। वो कौन था? अवध था। वो कौन था? अवध था। आगे ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बोल रहा है। कौन बोल रहा है? गवर्नर जनरल। तो इसका राइट आंसर लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। और भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा तो राजगोपालाचारी हो जाएगा। ऐसे पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर जो भारतीय पूछ दे तो क्या हो जाएगा? राजगोपालाचारी। इसको भी याद ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्नाकुलर प्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिएगा। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? तो 1878 में। 1878 में पारित हुआ, ये ध्यान में रखिएगा। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था वो कब पारित हुआ था? तो 1878 में। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे कह रहा बंगाल में भू राजस्व अस्थायी बंदोबस्ती के किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कर्नवालिस। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि अस्थायी बंदोबस्ती के कौन लागू किया था? लॉर्ड कर्नवालिस। आगे ध्यान दीजिएगा, कह रहा आधुनिक भारत के निर्माता किसे बोला गया है? तो लॉर्ड डलहौजी को बोला गया। किसे बोला गया है? लॉर्ड डलहौजी को। अगला कह रहा है कि भारत की प्रथम जनगणना किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। प्रथम जनगणना बोल रहा है, स्वतंत्र भारत का प्रथम नहीं बोल रहा है, प्रथम जनगणना बोल रहा है। तो इसमें आप नहीं घबराइएगा, देख लीजिएगा क्वेश्चन एक बार। अगला कह रहा है कि ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? मतलब जो ब्रिटिश भारत मतलब ब्रिटिश जो लोग थे यहाँ की राजधानी कहाँ से? कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिए। तो उस समय क्या, उस समय वायसराय कौन था भारत के? तो हार्डिंग द्वितीय था। कौन था? हार्डिंग द्वितीय था। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि वर्ष 1919 ईस्वी में, वर्ष 1919 ईस्वी में चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम किस वायसराय के समय में पारित? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि वर्ष, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है
एक मिनट, क्या हो रहा है? चलिए आगे क्वेश्चन हाईलाइटेड करते चल जाएंगे। कह रहा कि वर्ष वर्ष 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था वो वायसराय किस समय पारित किया गया था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासन का में पारित किया गया था। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे कह रहा भारत के तलवार के बल पर विजित किया गया और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। किसने बोला था? तो ये बोला था लॉर्ड एल्गिन द्वितीय बोला था। कौन बोला था? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। यानी बोला कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। ये किसने बोला था? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने। अगला कह रहा है कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एओ हुम थे। कौन थे? एओ हिम। कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिमोश चंद्र बनर्जी। कौन थे? बिमोश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिमोश चंद्र बनर्जी। अभी जो क्वेश्चन आने वाला राष्ट्रीय कांग्रेस से उसको याद रखिएगा, वो आपका एग्जाम में जरूर आएगा। अगला कह रहा है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी व आनंद मोहन बोस द्वारा इंडियन एसोसिएशन, ये जरूर याद रखिएगा कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया? तो 1876 में किया गया। कब किया गया? 1876 में। अगला कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू। भारतीय महिला बोलेगी तो सरोजनी नायडू। ऐसे कौन थी? एनी बेसेंट। आगे ध्यान दीजिएगा, कह रहा 1929 का कांग्रेस अधिवेशन किस जगह पर हुआ था? तो 1929 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लाहौर में। अगर जो सेशन अच्छा लगे, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगे तो अपना व्हाट्सएप पे या सभी जगह क्या करिएगा? शेयर करिएगा और सपोर्ट करिएगा। इतना ही आपसे मांगते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि आप इतना सारा चैनल को लाइक किए हुए हैं तो इसे भी जरूर करिएगा। कह रहा कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था? तो हरिपुरा की जो था उसी की अध्यक्षता कौन किए थे? तो सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था? तो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? महात्मा गांधी ने किए थे। आगे ध्यान दीजिएगा, अगला कह रहा है कि असुमिलित के बारे में बताना। अगला कह रहा है जो अधिवेशन कांग्रेस के 1886 के जो अधिवेशन थे वो किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। और 1887 के फिरोज शाह मेहता, ये नहीं किए थे। और 1888 में जॉर्ज इलो और 1889 ईस्वी में विलियम वेडरबर्न ने किया था। अगला ध्यान दीजिएगा, कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गया? ये बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन किसी भी मतलब कि जैसे कि टॉप सेंटर वाइज हो रहा है तो कहीं पर भी तो किसी में भी तो ये पूछेगा। कह रहा है कि कांग्रेस का ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसमें जो कांग्रेस में जो लोग शामिल थे वो गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गए थे? तो एक अधिवेशन हुआ था 1907 ईस्वी में, उसे सूरत अधिवेशन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सूरत अधिवेशन बोलते हैं। सूरत अधिवेशन के समय ही सूरत अधिवेशन के समय ही गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गया। आगे ध्यान दीजिएगा, अगला कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति को पारित किया गया था? मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति किसमें? कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन कब हुआ? 1931 ईस्वी में। इसमें मौलिक अधिकार क्या चीज? मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति को क्या कर दिया गया था? पारित कर दिया गया था कराची अधिवेशन में। कराची अधिवेशन कब हुआ? 1931 ईस्वी में। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे कह रहा है कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध, क्या कह रहा है? बंगाल विभाजन के विरुद्ध बंगाल में राखी दिवस, यानी बंगाल विभाजन जो 1905 ईस्वी में हुआ था वो राखी दिवस और शोक दिवस के रूप में कब मनाया गया? तो 19 जुलाई। कब मनाया गया? 19 जुलाई नहीं होगा, 19 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। और 16 अक्टूबर 1905, क्या 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में राखी दिवस और शोक दिवस के रूप में मनाया गया। ये भी याद रखिएगा कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 ईस्वी में हुई। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे कह रहा है गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी थी? क्या बोल रहा है? गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी थी? ध्यान दीजिएगा, तो गांधी जी ने हिंद जो पुस्तक था उसको कब लिखा? 1909 ईस्वी में। अगला कह रहा है कि जो असुमिलित है उसको लिखिए। कॉमनवेल्थ, क्या कॉमनवेल्थ को लिखा है? एनी बेसेंट, ये सही है।
संध्या किसने लिखा? ब्रह्मा बांधव मुखोपाध्याय। मराठा किसने लिखा? बाल गंगाधर तिलक। द इंडियन ओपिनियन अरविंद घोष ने लिखे। द इंडियन ओपिनियन, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, हमें लगता है कि महात्मा गांधी लिखे द इंडियन ओपिनियन। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे कह रहा है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलनों का सही उपक्रम, तो बताइएगा कि रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ? रॉलेट सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। कब हुआ? पहले क्या हुआ था? ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, रॉलेट सत्याग्रह 1917 में नहीं हुआ था, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि जो ये चारों सत्याग्रह है उसको क्रम वाइज लिखिए, तो इसको क्रम वाइज चंपारण सत्याग्रह पहले हुआ, तो इसका 3 आंसर हो जाएगा। ये तो 3 नहीं। उसके बाद हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। क्या हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में खेड़ा सत्याग्रह हुआ, तो 2 हो जाएगा। तो 3 का 1 नहीं होगा, 3 का क्या हो जाएगा? 2। फिर उसके बाद में क्या हुआ? अहमदाबाद मिल मजदूर। खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद आंदोलन दोनों एक साथ हुआ। उसके बाद में लास्ट में क्या हुआ? रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। तो इसका क्या हो जाएगा? 3, 2, 4, 1। यानी कि पहले क्या हुआ? चंपारण सत्याग्रह हुआ, फिर उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में आपका हो गया खेड़ा सत्याग्रह, उसके बाद में अहमदाबाद, फिर उसके बाद में रॉलेट एक्ट। इसको ध्यान में रखिएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे कह रहा भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली था। कौन था? क्लीमेंट एटली था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश भारत में शाही नौसेना विद्रोह कब हुआ? नौसेना विद्रोह पूछेगा आपसे तो 1946 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1946 ईस्वी में। अगला कह रहा है 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन अध्यक्षता किसने किया था? कराची अधिवेशन में ही ना मौलिक अधिकार को अपनाया गया था, तो उसके अध्यक्षता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कराची अधिवेशन में कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला कह रहा है कामागाटा मारू घटना कब हुआ था? कामागाटा मारू घटना 1914 में हुआ था। 1914 में ही प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अगला ध्यान दीजिएगा, अगला कह रहा है क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्या बोलते? पोस्ट डेटेड चेक। अगला कह रहा है 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने कराया था? तो महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, द्वितीय युद्ध 1192 में और तृतीय युद्ध 1193 में। अगला कह रहा है कि पुर्तगाल के वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब किया? तो 1498 ईस्वी में। 1492 ईस्वी में कोलंबस ने किया था, और 1498 ईस्वी में कौन किया था? तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने किया था। अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि खानवा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? जो खानवा का युद्ध हुआ था किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। आगे ध्यान दीजिएगा, वेदों की ओर लौटो किसने बोला? वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती ने बोले। अगला ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने। किसने किया था? विलियम जोन्स ने। अगला कह रहा है कि 1907 ईस्वी में जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें गर्म दल और नरम दल विभाजित हो गया था, उसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो रास बिहारी बोस। कौन किया? रास बिहारी बोस। अगला कह रहा है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा को अंत कब किया गया था? तो 1829 ईस्वी में। इसको आप याद रखिएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो कृष्ण को, इसको ऐसे याद रखिए, कृष्ण को और क्या बोला जाता है? नंद बाबा क्या हुए थे, तो इसको क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद। इसको ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि गद्दर पार्टी, क्या कह रहा है? गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 में किसने की? पहला तो यहाँ से आपको एक और क्वेश्चन मिलता है कि गद्दर पार्टी की स्थापना कब हुआ? 1913 ईस्वी में। गद्दर पार्टी की स्थापना कब हुआ? 1913 ईस्वी में। और कौन किया? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना ने किया था। अगला कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक, कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार दिया गया? तो 1909 का अधिनियम। क्या? 1909 का अधिनियम। अगला कह रहा है कि मिलाइए, यानी कि जो सम्मिलित है उसको कीजिए। कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 1919 ईस्वी को। तो एक का क्या होना चाहिए? 3। एक का क्या होना चाहिए? 3। इसमें एक का 1 है, एक का क्या है? 1 है, ध्यान दीजिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये 1 का 2 है, 1 का 4 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 का 3। 1 याद रहेगा या 2 याद रहेगा तो बन जाएगा। कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो आप सभी जानते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ?
1930 ईस्वी में हुआ, ये याद रखिएगा। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ? 1935 ईस्वी में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती के बारे में पूछा जाता है, तो कब हुआ? 1925 ईस्वी में। कब हुआ? 1925 ईस्वी में। आगे कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब किया? ये क्वेश्चन आता है, होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ? होम रूल लीग की स्थापना हुआ 1800, रुक जाइएगा 1 मिनट। होम रूल लीग की स्थापना हुआ 1916 में। कब हुआ? 1916 में। बाल गंगाधर तिलक, पहला नंबर होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ? 1916 ईस्वी में। कौन कौन किया? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किया। आगे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम, क्या सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत गाया गया? यहाँ राष्ट्रीय है और यहाँ गीत है, तो राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था? 1896 ईस्वी में। 1896 ईस्वी में। 3 चीज याद रखिएगा आप, आगे बताते हैं हम। 3 चीज क्या याद रखना है? ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। और राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को। इस चीज को याद रखिएगा। राष्ट्रीय ध्वज को जो था वो पिंगली वेंकैया द्वारा निर्मित किया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय गान का रविन्द्रनाथ टैगोर, राष्ट्रीय गीत का कौन था? बंकिम चंद्र चटर्जी, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय गान जनगण मन। ये चीज आप याद रखिएगा। तो होम रूल लीग ये वाला याद रखिएगा। होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ? 1916 ईस्वी में। आगे ध्यान दीजिएगा कि 1904 ईस्वी में अभिनव भारत की स्थापना किसने किया? विनायक दामोदर सावरकर ने। किसने किया? विनायक दामोदर सावरकर ने। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके महारानी विक्टोरिया को किस अधिनियम द्वारा भारत की सामग्री घोषित किया गया? तो अधिनियम 1858। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति ही महत्वपूर्ण थे। इसको हम 1 घंटा में कोशिश किए समाप्त करने का। और ये सेशन अगर जो यदि अच्छा लगा हो तो रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने व्हाट्सअप स्टेटस या स्टोरी जहाँ भी होगा वहाँ पर शेयर करिएगा। हर एक बार ठहर के 5 मिनट जरूर इसको देख लीजिएगा और सपोर्ट करिएगा। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। जय श्री राधे, जय श्री राम।